नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और घर में ही रह के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक चुन के लाया हूँ। तो आप लोगों को याद होगा कि हिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, जो कि आईसीएसई बोर्ड में है ना। और फिर हम लोग देखते हैं सीबीएसई बोर्ड में क्या मिलता है हम लोगों को, नेशनलिज्म इन इंडिया। तो जो सीबीएसई में नेशनलिज्म इन इंडिया है वो स्टार्ट होता है 1919 से, दैट इज फ्रॉम रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट से वो स्टार्ट होता है। और फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो हम लोगों ने देखा था वो कहाँ पे खत्म हो चुका था? वो 1857 में खत्म हो चुका था। तो क्या यहाँ से लेके 1857 से लेके 1919 तक कुछ भी नहीं हुआ? तो बहुत कुछ हुआ। और यहाँ तक अगर जानेंगे तो ही हम लोग समझ पाएंगे कि नेशनलिज्म इन इंडिया क्या है। ठीक है, नेशनलिज्म जैसा कि मैं पहले ही बता चुका था कि व्हाट इज नेशनलिज्म। इट इज बेसिकली एन आइडिया। वो क्या है? एक आइडिया है जो लोगों को दूसरों से बांधे रखता है। ठीक है, तो चलिए नेशनलिज्म पे तो विस्तार से चर्चा करेंगे ही हम लोग। तो आज फिलहाल हम लोग देखेंगे कि ये नेशनलिज्म जो है, जो चैप्टर वहां से स्टार्ट हुआ है रोलेट एक्ट से, तो वहां तक हम लोगों को पहुंचने के क्रम में किन किन बड़ी घटनाओं का सामना करना पड़ा, वो कौन कौन सी बड़ी घटना थी जो इस बीच में घटी। और फिर हम लोग 1919 में देखे, वहां से लेके फिर देख रहे थे कि ग्रोइंग नेशनलिज्म, मतलब नेशनलिज्म जो है, इसकी फीलिंग जो है वो लोगों में बढ़ रही थी और किस प्रकार हम लोग 1947 में हम लोगों ने इंडिपेंडेंस हासिल कर लिया। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों मैं ये बताऊंगा कि 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था तो उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस थे जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था, कुछ आउटकम था उसका। तो उस आउटकम में ये देखा गया था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो अब ईस्ट इंडिया कंपनी से रूल को डायरेक्टली अपने हाथ में ले चुकी है। और बहुत सारे वायदे जो हैं वो भारतीयों से उन लोगों ने किया था कि अब किसी प्रकार का जो है वो नाइंसाफी नहीं होगा, इक्वालिटी होगा, ये सब। ठीक है, लेकिन मैं तब भी आपको बता रहा था कि ये सब जो है एक तरह से चाल है कि फर्दर जो है वो इस प्रकार का रिवॉल्ट ना हो, जो भी हो। अब क्या हो रहा है कि 1857 से लेकर 1857 से लेकर ये 1880s में 1880 के आसपास का जो भारत था, 1857 में जैसी स्थिति थी भारत की, फिर से वापस 20 साल 23 साल बाद क्या हो चुका था, भारत की स्थिति एक बार फिर से वैसी ही हो चुकी थी। इस बात को ब्रिटिशर्स लोग अच्छे से समझ रहे थे। तो अब एक एग्जाम्पल देता हूं आप लोगों को। सपोज करते हैं कि मेरे घर में कोई मेहमान आता है, उसकी मेहमान नवाजी होती है, वो यहाँ रहने लगता है। तो मेहमान जो है वो कुछ दिन के लिए आता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेहमान रहने लगा, धीरे धीरे उसने मेरे घर पे कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद सारा काम जो है, सारा ऑर्डर जो है अब उसी के फॉलो होते हैं, आपको कुछ बोलने नहीं दिया जाता। फिर यहाँ की संपत्ति को लेकर वो मेहमान जो है वो अपना घर बनाने लगा, मतलब भारत की संपत्ति लेकर ब्रिटेन को स्ट्रॉन्ग करने लगे, है ना। तो फिर भी बोलने को कुछ नहीं दिया जा रहा है। तो जब बोलने को कुछ नहीं दिया जाएगा तो लोग क्या करेंगे, अपनी भड़ास को जो है वो रिवॉल्ट के रूप में निकालते हैं। ठीक है, तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए कि फिर से ऐसा रिवॉल्ट वापस ना हो, 1857 जैसा वापस रिवॉल्ट ना हो, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए कुछ मेजरमेंट तो लेना होगा, कुछ एक तरीका अपनाना होगा कि लोगों को जो है बेवकूफ बनाया जा सके और किस तरह से उनको रोका जा सके कि ऐसा विद्रोह वापस ना हो। ठीक है, तो ये भी हम लोगों ने देखा था कि वो डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी तो खेल ही चुके थे। अब देखिए क्या होता है कि इस चीज को जो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वीडियो के अंत तक जरूर देखना है। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले क्या होता है। जो सबसे पहली बड़ी घटना घटती है वो क्या थी कि 1885 में, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है। क्या होता है? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है, जो कि किसके द्वारा किया जाता है? एक रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट जिसका नाम था एओ ह्यूम। पूरा नाम था इनका एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है, क्यों होता है ये सब बताएंगे बाद में। तो सबसे पहला मीटिंग जो होता है वो कहां पर होता है? एट गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज ऑन 18th दिसंबर इन बॉम्बे।
बॉम्बे में जो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज था, वहां पे इसकी पहली मीटिंग होती है। किसकी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की, जिसकी स्थापना किसने की थी? एक ब्रिटिश ऑफिसर ने। क्या आपको लगता है कि एक ब्रिटिश ऑफिसर जो है वो भारतीयों के अच्छे के लिए एक जो है संगठन का ये करेगा, निर्माण करेगा, है ना? तो ये क्यों हुआ, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये पहला मीटिंग जो हुआ था, आप लोग पहले भी जीके में पढ़ चुके होंगे कि द फर्स्ट प्रेसिडेंट वाज डब्ल्यू.सी. बैनर्जी, इट वाज वोमेश चंद्र बैनर्जी। ओके, वोमेश चंद्र बैनर्जी तो जो थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट थे। तो जो जिसका प्रेजाइडिंग उन्होंने कब किया था? 28 दिसंबर 1885। ओके, अब दोस्तों ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन है, इसे किस तौर से समझा जाता है? इसको कहा जाता है सेफ्टी वाल्व थ्योरी। ब्रिटिश इतिहासकारों द्वारा इसी को सेफ्टी वाल्व थ्योरी के नाम से हम लोग जानते हैं। अब अभी जो पहले जो कहानी सुनाई थी मैंने कि जब लोगों को बिल्कुल चुप रखा जाएगा, उनको बोलने का अधिकार नहीं दिया जाएगा, तो वो क्या करेंगे? वो रिवॉल्ट करेंगे। तो समझदारी किसमें है कि उनको बोलने का मौका दो। तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो क्यों बनाया गया था? वो इसलिए बनाया गया था कि यहाँ पे उन लोगों को बोलने का मौका दिया जाए, किनको? जो एजुकेटेड इंडियन थे, जो रिवॉल्ट में हमेशा जिनकी बुद्धि काम करती थी, तो उन लोगों को बोलने का मौका दिया जाए। वो अपनी भड़ास यहाँ पे निकालेंगे और अकॉर्डिंगली ब्रिटिश क्या करेगा? अपने प्रिवेंटिव मेजर्स जो है वो ले लेगा, है ना? अपने आप को सुरक्षा किस प्रकार से सुरक्षित किया जाए, इसके लिए वो तब तक प्लान कर लेगा जब तक वो लोग ये सब बातें कहाँ पे रखेंगे? इंडियन नेशनल कांग्रेस में रखेंगे। ठीक है, तो किसके द्वारा क्या कहा गया कि ये कौन सी थ्योरी मानी जाती है? दिस इज सेफ्टी वाल्व थ्योरी, जिसमें कि अपने बचाव के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने बचाव के लिए इसका निर्माण किया था। वो भविष्य को देख रहा था, तो थोड़ा मोड़ा लॉस जो है वो सहने को तैयार था, है ना? अब देखते हैं क्या होता है इसमें कि आफ्टर 1857 द पॉलिटिकल सिचुएशन इन 1880s वाज द सेम। तो 1880 में जो पॉलिटिकल सिचुएशन था वो लगभग सेम था 1857 के। Okay, so they wanted to avoid another 1857 type rebellion। 1857 टाइप दूसरा विद्रोह ना हो, इसलिए उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस का निर्माण किया था। लेकिन इंडियन नेशनल का कांग्रेस का निर्माण तो किया, तो इसमें भारतीयों का विश्वास जीतना जरूरी था, इसीलिए इसमें पढ़े लिखे भारतीयों को जो है वो मेंबर बनाया गया। ठीक है, पहला प्रेसिडेंट वोमेश चंद्र बैनर्जी बने। कौन कौन थे इंपॉर्टेंट लीडर्स इनके? तो इसमें इंपॉर्टेंट लीडर्स जो थे वो ए.ओ. ह्यूम थे, दादा भाई नौरोजी थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, महादेव गोविंद रानडे थे। ये सब लोग जो है ये महत्वपूर्ण क्या थे? लीडर्स थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। इन लोगों में जो भारत की तरफ से जो इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो रहे थे, उनमें किसी प्रकार की कोई खोट नहीं थी। वो भारत के लिए ही काम करना चाहते थे, लेकिन ये एक तरह से ब्रिटिश की चाल थी कि कैसे भारतीयों को छोटा मोटा फायदा देकर और बड़ा फायदा वो अपनी तरफ जो है वो रखना चाहते थे। ठीक है, देन अब आ जाते हैं हम लोग कि ये 1885 तो हम लोग देख लिए। तो 1885 में जब से इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, तब से लेकर 1905 20 साल तक का जो फेज है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसको कौन सा फेज कहा जाता है? दैट फेज इज नोन एज मॉडरेट फेज। मॉडरेट मतलब नरम, मतलब हम किसी प्रकार का क्या कर सकते हैं, मतलब एग्रेसिव नहीं होंगे, हम वायलेंट नहीं होंगे, नरमी से हर काम को शांति से करेंगे। तो अभी बताया कि मॉडरेट लीडर्स कौन कौन थे? जो पहले फेज में थे वही मॉडरेट लीडर्स हुआ करते थे। देन हु आर द मॉडरेट लीडर्स? ऑब्वियसली दादा भाई नौरोजी, याद रखेंगे, बदरुद्दीन तैयब जी, महादेव गोविंद रानडे, गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये सब कुछ जो हैं ये इंपॉर्टेंट लीडर्स हुआ करते थे, जो पढ़े लिखे ग्रुप थे भारत के, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुए थे। इन लोगों ने, ये जो लोग थे, ये छोटी मोटी डिमांड जो है हमेशा रखते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने। भारत की समस्याओं का समाधान के लिए इनकी तरफ से हमेशा कुछ ना कुछ डिमांड रखा जाता था, और ये लोगों का काम था, ये लोग क्या करते थे कि भारतीयों को एक सूत्र में बांधने का काम भी करते थे। ये लोग भारतीयों को एक करने में काफी ज्यादा मददगार साबित हुए थे। लेकिन फिर भी एक तरह से क्या कहा जाए कि ये लोग जब अराइज करते थे, ये बात मालूम चल जाती थी ब्रिटिशर्स को, और फिर वो लोग क्या करते थे, अकॉर्डिंगली अपने प्लान को अच्छे तरह से क्या करते थे, एग्जीक्यूट करते थे। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि इनके डिमांड क्या थे। व्हाट वर द डिमांड्स ऑफ द मॉडरेट फेज और द मॉडरेट लीडर्स? जो मॉडरेट लीडर्स थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, व्हाट वर देयर डिमांड्स? सो देयर डिमांड, द फर्स्ट वन वाज
दैट द एजुकेशन ऑफ द मासेस, एजुकेशन ऑफ द मासेस मतलब कि भारतीयों को शिक्षित करना है, ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को क्या करना है, शिक्षित करना है। बहुत अच्छा डिमांड था उनका। नेक्स्ट वाज दैट रिप्रेजेंटेशन इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, जो कार्यपालिका है यहाँ वहां पे, मतलब उस वक्त गवर्नमेंट जो यहाँ पे काम कर रहा था उसमें भारतीयों का रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होना चाहिए, ये भी बहुत अच्छा डिमांड था। ओके, देन डिक्रीज टैक्स, टैक्स जो है वो कम करना, टैक्स जो है, जो बहुत ज्यादा टैक्स हैवी ड्यूटी जो इंपोज किया गया था भारत पे, उसको कम किया जाए, ये भी भारतीयों के हित के लिए था। देन नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, उन्होंने भी कहा था कि नहीं हम टैक्स नहीं देंगे जब तक भारतीयों को रिप्रेजेंटेशन जो है वो नहीं मिलेगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का अधिकार चाहिए, है ना, ये होना चाहिए, ये भी बहुत अच्छा डिमांड था। देन फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, हम कहीं पे गैदर कर सकते हैं, एक जगह पे हम लोग मिलकर अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, इस चीज का डिमांड किया गया, ये भी बहुत अच्छा डिमांड था। देन to abolish the salt tax and repealing Arms Act of 1878, 1878 में एक आर्म्स एक्ट जो है वो लागू हुआ था, जिसके तहत भारतीयों को किसी प्रकार का हथियार रखने का या बनाने का अधिकार नहीं था बिना लाइसेंस के। तो ये चाहते थे कि 1878 का वो आर्म्स एक्ट जो है वो भी हटा दिया जाए, भारतीयों को भी अपनी सुरक्षा का पूरा मौका मिलना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग ये सब देख रहे हैं कि मॉडरेट्स का कहीं पर भी, जो मॉडरेट लीडर थे उनका डिमांड कहीं पर भी खराब नहीं था, वो डिमांड भारतीयों के हित के लिए ही था। तो वो काम तो कर रहे थे, शुरुआत उन्होंने कर दी थी, लेकिन जो उनमें थोड़ी सी कमी थी वो क्या थी, दैट दे वर लॉयल टुवर्ड्स द ब्रिटिशर्स, उनको वो बड़े ही लॉयल थे ब्रिटिशर्स के तरफ, और उनको बहुत विश्वास था ब्रिटिश ज्यूरिस्डिक्शन के ऊपर कि ब्रिटिशर्स जो भी न्याय, जो भी डिसीजन लेंगे वो बहुत अच्छा होगा, वो भारतीयों के लिए अच्छा होगा। तो उनके द्वारा जो मेथड्स होते थे वो कौन कौन से मेथड होते थे, हमेशा वो बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से, पीसफुल एंड इन ए कॉन्स्टिट्यूशनल वे, हमेशा संवैधानिक ढंग से और हमेशा शांतिपूर्ण ढंग से वो अपनी बात को रखते थे। तो ये 3 पीस जो है, 3 पीस कहते हैं उसको, बड़े बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्या है ये 3 पीस का मेथड जो है वो फॉलो किया जाता था, किनके द्वारा, मॉडरेट लीडर्स के द्वारा। द फर्स्ट वन वाज प्रेयर, है ना, मतलब प्रार्थना करते थे, किसी अपने डिमांड को ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखते थे तो प्रेयर्स के थ्रू रखते थे कि सर प्लीज ये काम कर दीजिए। ओके, पिटिशंस, याचिका, है ना, एप्लीकेशन वगैरह डालते थे, जैसे हम लोग एप्लीकेशन लिखते हैं, है ना, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर टू द प्रिंसिपल, है ना, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू स्टेट दैट फलाना फलाना फलाना। तो ये सारी चीज जो है, मतलब ये एप्लीकेशन के थ्रू। तो एप्लीकेशन का क्या होता है, हो सकता है ग्रांट हो जाए, हो सकता है ग्रांट नहीं हो। प्रार्थना का क्या होता है, ये सुनने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि वो प्रार्थना एक्सेप्ट करे या नहीं करे। तो इसी तरह से ये प्रेयर्स, पिटिशंस एंड प्रोटेस्ट और विरोध करते थे, किसी प्रकार का एग्रेशन उनमें नहीं था। ठीक है, तो ये जो मेथड था, ये मेथड बहुत सारे लोगों के द्वारा जो है वो नकारात्मक ढंग से देखा जाता था कि नहीं ये मेथड जो है ये चलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स क्या करते थे, यही तो उनका मतलब यही उनकी सोच ही थी कि ये लोग क्या करेंगे, अपने डिमांड को हमारे पास रखेंगे और अगर ये 10 डिमांड रखेंगे तो उनमें से एक डिमांड इनका माना जाएगा, बस ये लोग भी खुश, हम लोग भी खुश, है ना, और किसी प्रकार का रिवॉल्ट नहीं होगा। यही चीज ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो चाहती थी और यही सेफ्टी वाल्व थ्योरी है। ओके, देन एम, उनका एम क्या था, मॉडरेट लीडर्स का एम क्या था, दैट गेटिंग पॉलिटिकल राइट्स एंड सेल्फ गवर्नमेंट अंडर ब्रिटिश डोमिनियन, पॉलिटिकल राइट्स मिलना चाहिए, है ना, और साथ में क्या, अपना सेल्फ गवर्नमेंट तो होना चाहिए, लेकिन किसके अधीन, अंडर ब्रिटिश डोमिनियन, मतलब पूरा एक्सट्रीम पावर जो है वो किसके हाथ में रहेगा, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में ही रहेगा। तो ये इनका डिमांड था। ओके, अब आता है 20 साल का समय, हम लोगों ने देखा 1885 से लेकर 1905 तक का समय। अभी हम लोग आज क्या डिस्कस कर रहे हैं कि 1857 से लेकर 1919 तक कौन सी बड़ी बड़ी घटनाएं जो है वो घटी थी। ओके, तो ये हम लोगों ने देख लिया 1905 तक की बात को। अब आते हैं किसमें, 1905 से लेकर 1917, 1905 टू 1917 which is known as extremist phase, है ना, ये गरम दल के लोग थे, है ना। नरम दल के लोग जो हैं वो क्या करते थे, वो प्रेयर करते थे, पिटिशन करते थे, है ना, प्रोटेस्ट करते थे, वो याचिका डालते थे, प्रार्थना करते थे,
विरोध करते थे, लेकिन यहाँ पे जो लोग आए हैं एक्सट्रीमिस्ट फेज में, ये लोग वो सारे मेथड का यूज नहीं करेंगे, इन लोगों का मेथड ही कुछ और होगा। तो पहले हम लोग देखते हैं कि इनमें कौन कौन नेता थे, हु आर द लीडर्स ऑफ एक्सट्रीमिस्ट फेज। देन यू माइट हैव हर्ड अबाउट लाल बाल पाल। ओके, तो ये तीनों कौन कौन, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड पाल फॉर बिपिन चंद्र पाल। ओके, तो ये तीनों जो हैं वो लीडर्स थे, बहुत अच्छा जो है इनका लीडरशिप था। दे वर द एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स। साथ में अरविंदो घोष थे, चंद्रशेखर आजाद भी हुए, आगे चलकर भगत सिंह भी जुड़े, और बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी जो हैं ये लोग किसमें थे, ये लोग जुड़े हुए थे एक्सट्रीमिस्ट फेज में। इन लोगों का जो तरीका था काम करने का वो बिल्कुल अलग था। इन लोगों का तरीका क्या था, दैट एग्रेशन, वायलेंट होता था, है ना, किसी चीज को जो है वो एक्टिवली रेसिस्ट करते थे, जो अगर गलत हो रहा हो तो उसका विरोध करते थे। कैसे विरोध करते थे, पहला विरोध जो इन लोगों ने शुरू किया था दैट वाज बॉयकॉट ऑफ द ब्रिटिश गुड्स। कहा कि सबसे पहले इनको किस तरह से इन लोगों को चोट करना है, इन लोगों को नुकसान पहुंचाना है। कैसे, बाय यूजिंग द स्वदेशी गुड्स, अपने यहाँ के बने हुए, अपने यहाँ से निर्माण हुए जो गुड्स हैं, जो सामान है, उनको यूज करेंगे, और जो विदेश से आ रहा है, जो ब्रिटेन से आ रहा है जो सामान, उसका हम लोग क्या करेंगे, बहिष्कार करेंगे। उन लोगों के सामने ही सड़कों पर क्या कर दिया जाता था, जला दिया जाता था, चीजों को बॉयकॉट कर दिया जाता था। तो इन लोगों का जो मेथड था ये कैसा था, ये काफी एग्रेसिव था। ठीक है, इसी क्रम में बहुत सारे जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, इन लोगों का एक पॉपुलर, लोगों को एक साथ जोड़ने का, हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं, हम लोग नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ने जा रहे हैं, मतलब लोगों को एक करना है, एक पैट्रियोटिज्म की फीलिंग जो है वो लानी है, किसके प्रति, भारत माता के प्रति। ये कैसे जो है ये एक्सट्रीमिस्ट फेज के लोग जो हैं ये तरह तरह के हथकंडे अपनाते थे, और इनमें इन्हीं का एक तरीका था कि ये लोग क्या यूज करते थे, पोएम्स का यूज करते थे, है ना, स्लोगन्स का यूज करते थे। तो जानते होंगे, बहुत अच्छे से ही हम लोग जान रहे हैं, वंदे मातरम, है ना। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो है उन्होंने इसी बीच में एक कविता लिखी वंदे मातरम, जो कि बहुत बड़ा नारा बन के भारत के सामने आया, है ना। भारत के सभी लोग जो है इस नारा के थ्रू एक जुड़े। इसी बीच में हम लोग क्या देखते हैं, तिलक, बाल गंगाधर तिलक जो है, उन्होंने वो हर वक्त कहते थे स्वराज होना चाहिए। उनका कहना था दैट ये स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज जो है वो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है, तो ये लेकर रहूंगा मतलब क्या, प्रार्थना करूंगा नहीं, मतलब छीन कर लूंगा। अगर दोगे सही से तो ठीक है, नहीं दिए तो छीन के लूंगा। ये गरम दल का नारा इस प्रकार का होता था, और काफी ज्यादा ये पॉपुलर हुए थे। ये सब नारा जो है लोगों को जोड़ने में बहुत ज्यादा मददगार हुआ था। अब हम लोग एक्सट्रीमिस्ट फेज के अंदर ही कुछ और इंपॉर्टेंट घटनाओं को देखेंगे, जिसमें से एक घटना क्या है, बहुत बड़ी घटना है ये, कि आप लोग जानते ही हैं कि ब्रिटिशर्स जो हैं 1857 के रिवॉल्ट से ही ये समझ चुके थे कि भारत में हिंदू और मुस्लिम जो है वो अगर एक हो गए तो ब्रिटिशर्स को निकालना जो है वो बहुत बड़ी बात नहीं होगी। उस वक्त भी रिवॉल्ट का केंद्र बिंदु कौन सा था, बंगाल था। और बंगाल में मेजॉरिटी जो है, मेजॉरिटी नहीं मतलब ऐसा था कि मुस्लिम्स की संख्या जो है वो भी काफ़ी थी और हिंदू जो हैं वो भी मेजॉरिटी में थे, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था। एक तरफ उस बंगाल में, इतने बड़े प्रोविंस में क्या था कि दाईं ईस्टर्न तरफ, जो ईस्ट बंगाल कहते थे, वहां पे मुस्लिम्स मेजॉरिटी थे, जबकि वेस्ट बंगाल में आने पर हिंदू मेजॉरिटी ज़्यादा थे। तो इन लोगों ने बहुत अच्छे से अपने प्लान को एग्जीक्यूट किया। क्यों? क्योंकि अब ये लोग जान चुके थे, एक्सट्रीमिस्ट फेज में ये लोग समझ चुके थे कि ये केंद्र बिंदु, ये बंगाल जो है ये क्या कर रहा है, बंगाल से ही सारा इनोवेशन आ रहा है और ये लोग क्या कर रहे हैं, हमें ठीक ठाक से राज नहीं करने दे रहे हैं। तो इससे अच्छा क्या किया जाए कि बंगाल को ही तोड़ दिया जाए, एंड ऑन द लाइंस, ऑन द कम्युनल लाइंस, है ना, धर्म के आधार पे इसको बांट दो। सो पार्टीशन ऑफ बंगाल ये कब हुआ, 16 अक्टूबर 1905, 16 अक्टूबर 1905। उस वक्त कौन थे वाइसरॉय यहाँ के, लॉर्ड कर्जन, याद रखेंगे नाम, 1 मार्क्स में आता है। लॉर्ड कर्जन वाज रिस्पांसिबल फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल के लिए उन्होंने ही पार्टीशन ऑफ बंगाल किया था। ओके, नाउ अब इसी बीच में जब पार्टीशन ऑफ बंगाल जो हुआ वो किस तरह से हुआ, वो इस तरह से हुआ कि जो मुस्लिम्स हैं वो किधर रहेंगे, वो ईस्ट बंगाल, है ना, और उन लोगों को जो है सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाएगा।
अभी उन सब बातों पर भी आएंगे कि सेपरेट इलेक्टोरेट किसको कहते हैं। और इस चीज से, इस डिवाइड से हिंदूज जो हैं वो काफी नाराज थे। लेकिन ये समझने वाली बात है कि मुस्लिम्स जो हैं वो उतने नाराज नहीं थे। उन्होंने ये जो डिसीजन था ब्रिटिशर्स का, इसका स्वागत किया। और एक समय ऐसा आया कि ये मुस्लिम जो हैं उन लोगों ने ब्रिटिशर्स के प्रति लॉयल हो गए, वफादार हो गए। उन लोगों को लगने लगा कि ब्रिटिशर्स हमारे हित में शायद काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि पहले जो बंगाल हुआ करती थी वहां पे हिंदू मेजोरिटी होते थे और मुस्लिम्स माइनॉरिटी होते थे, तो जिसमें मुस्लिम्स का चुनाव वगैरह में खड़ा होना बहुत मुश्किल था। अब जो है पार्टीशन कर देने पर क्या हो रहा है कि मुस्लिम्स को अपना अधिकार मिल रहा है, और वो उनका कहना है कि अब चूंकि वो सेपरेट हो चुके हैं तो वहां पे मुस्लिम्स को चुनाव लड़ने का अधिकार मिलेगा। तो कहीं ना कहीं वो अपना फायदा देख रहे थे और ब्रिटिशर्स इसका भरपूर फायदा जो है वो उठा रहे थे। नाउ इसी में अब क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग 1906। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो दो टुकड़े में टूटना शुरू हो चुका था। पहला क्या था, अब इंडियन नेशनल कांग्रेस में क्या होता था कि मैक्सिमम जो लीडर्स थे हमारे वो क्या थे, हिंदू होने की वजह से वहां पे हिंदू डोमिनियन थोड़ा ज्यादा था, है ना, हिंदू डोमिनेंस ज्यादा था। तो वो लोग क्या करते थे कि मुस्लिम को थोड़ा दबाते जरूर थे। तो इसी क्रम में मुस्लिम्स जो हैं उन्होंने क्या किया कि वो लोग अलग होने लगे और एक मुस्लिम लीग का निर्माण किया 1906 में। किसके अंडर हुआ? आगा खां जो हैं वो इसके फाउंडर थे। सलीमुल्लाह जो नवाब सलीमुल्लाह वो भी इसके फाउंडर थे। इन लोगों ने मिलकर मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन किया। फॉर व्हाट? मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन इसलिए किया कि जिसमें कि उनके धर्म के इंटरेस्ट को, फॉर प्रोटेक्टिंग द मुस्लिम इंटरेस्ट, है ना, इस चीज को बचाने के मतलब मत से उन लोगों ने मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन किया। ठीक है, अब क्या होता है कि बहुत सारा चीज हम लोगों को देखते हुए चलना है इसमें कि मुस्लिम्स को क्या लग रहा था कि अब जो है क्या होना है, ब्रिटिशर्स हमारे फायदे के लिए काम कर रहे हैं, इसीलिए हम लोगों को उन्होंने अलग कर दिया और हमें सेपरेट इलेक्टोरेट मिला। देखो बच्चों, सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है? सेपरेट इलेक्टोरेट कहते हैं कि अगर कहीं पर सपोज करते हैं कि 100 लोग हैं और उन 100 लोग में अगर 75 लोग किसी एक धर्म के हैं, सपोज करते हैं कि हिंदू धर्म के हैं, तो वहां पे अब क्या हो जाता था कि इलेक्शन लड़ने का अधिकार भी सिर्फ हिंदुओं को होगा और वोटिंग करने का अधिकार भी उन 75 आदमियों को ही होगा। जो बाकी के 25 लोग हैं जो दूसरे धर्म के हैं, ना उनको वोटिंग करने का अधिकार है और ना उनको इलेक्शन में खड़े होने का अधिकार है। तो ये होता था सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है, जो कि पूरी तरह से जनसंख्या पर बेस्ड था और किस धर्म के लोग जो हैं वो ज्यादा हैं इस पर बेस्ड थे। ठीक है, तो ये चीज तो समझ में आ रहा था। ये मुस्लिम लीग जो है जिस बेसिस पे ये फॉर्म किया था इन्होंने, अब ये लोग सपोर्ट कर रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को, किसके लिए? पार्टीशन ऑफ बंगाल के लिए। लेकिन हिंदू इसके फेवर में कभी भी नहीं थे। हिंदूज वेर मींस बॉयकॉटिंग एवरी फॉरेन गुड्स, और ये स्वदेशी मूवमेंट जो है ये बहुत अच्छे तरीके से लॉन्च किया जाने लगा, मास मूवमेंट होने लगा। किसके अगेंस्ट में? पार्टीशन ऑफ बंगाल के अगेंस्ट में, कि ये लोग जो है, इसी बीच में रविंद्रनाथ टैगोर ने एक गाना लिखा था, आमार सोनार बांग्ला, है ना, अभी बहुत फेमस हुआ था ये आमार सोनार बांग्ला। तो ये यही आगे चल के जो है बांग्लादेश का नेशनल एंथम भी बना। तो जो भी हो, ठीक है, तो बंगाल जो है, बंगाल टूट चुका था, हिंदूज इसके विरोध में थे, लेकिन जो मुस्लिम्स थे वो इनके सपोर्ट में थे। अब आते हैं इसके बाद जो एक बड़ी घटना घटी, वो इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909, जिसको हम लोग मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म या मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म भी कहते हैं। इसमें क्या था? इसमें था कि इंक्रीज नंबर ऑफ इंडियंस इन काउंसिल। इसके तहत क्या था कि ये जो काउंसिल, जो भारत में जो राज कर रहे थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, उसमें भारतीयों का रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होना चाहिए। मुस्लिम लीग का कहना था कि भारतीयों का रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होगा और क्या होगा, उसमें से एक मुस्लिम होगा और एक हिंदू होगा। ठीक है, लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या कहा नहीं, है ना, डिमांड तो माना कि ठीक है इंक्रीज करेंगे, इंडियंस का रेशियो जो है वो बढ़ेगा, लेकिन 2 मेंबर की जहां पे नीड थी वहां पे उन लोगों ने क्या किया, एक ही मेंबर बढ़ाया, और वो कौन थे? वो हिंदू थे। तो अब जो है मुस्लिम को ये समझ में आने लगा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उनके लिए, उनके ही हित में काम नहीं कर रहे, बल्कि वो सिर्फ अपना स्वार्थ देख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है एन्यूलमेंट, तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स। अब इसमें मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म या मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में सेपरेट इलेक्टोरेट को ग्रांट कर दिया गया। मतलब ब्रिटिशर्स ने अपना जो
जो चाल वो चले थे उसको पूरी तरह से एग्जीक्यूट करने लगे। उन्होंने इसको ग्रांट कर दिया कि ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट जो है, जहां पर भी मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा होगा वहां मुस्लिम्स चुनाव में खड़े होंगे और वोटिंग करेंगे, जहां हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा होगा वहां हिंदू खड़े होंगे और वही वोटिंग कर पाएंगे। तो एक तरह से डिवाइड एंड रूल जो है वो पूरी तरह से एग्जीक्यूट हो रहा था। ये सब चीज को देखते हुए जब उनका मुस्लिम लीग का जो है रिप्रेजेंटेशन वहां पे नहीं मिला, ठीक है, और ये पूरी तरह से जो विरोध होने लगा पूरे भारत में पार्टीशन ऑफ बंगाल का, ये अपराइजिंग को देखते हुए उनके सामान का जो बॉयकॉट होने लगा, इन सारी चीजों को देखते हुए ब्रिटिशर्स ने अपने नुकसान को देखते हुए क्या कर दिया, अब जो है फिर से वापस 1911 में 6 साल तक ये पार्टीशन रहा, 1911 में उसको फिर से मिला दिया, जोड़ दिया, ठीक है, दैट वाज एन्यूलमेंट। और बंगाल जो है फिर से वापस क्या हो गया, रीयूनाइट हो गया। भले ही बंगाल रीयूनाइट हो गया था, लेकिन ये दंगा जो भड़का था, जो मतभेद उत्पन्न हुए थे हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में, वो खत्म नहीं हुए थे, ठीक है। तो उनका आइडिया कहीं ना कहीं काम कर रहा था। ये एक बड़ी घटना घटी थी। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग कहां पर, लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस 1916। अभी तक हम लोगों ने देखा कि ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो अब तक 3 टुकड़ों में बढ़ चुका था। किन किन 3 टुकड़ों में? तो पहला तो मॉडरेट, एक्सट्रीमिस्ट और 1906 में फिर मुस्लिम लीग, ठीक है। तो जिसमें कि हर किसी को नुकसान हो रहा था, तो एक सेशन बुलाया गया। अब मुस्लिम लीग को समझ में आने लगा था कि ब्रिटिशर्स जो है वो सिर्फ मुस्लिम के हित के लिए काम नहीं कर रहे। उनको जब पड़ा तो वो बंगाल को क्या कर दिए, फिर से रीयूनाइट कर दिए और कहीं ना कहीं जो है उनका नुकसान हुआ। तो अब उनको लगने लगा था कि वो यूज कर रहे थे। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं कौन, मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने कि 1906 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया था और 1913 में जो है वो मुस्लिम लीग ज्वाइन किए थे। तो वो दोनों के ही मेंबर थे, है ना, दोनों ही जो संस्था थी वो दोनों के मेंबर थे। और उन्होंने इन दोनों को एक करने में काम किया। कैसे? लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस, ये सेशन तो सिर्फ कांग्रेस का है, तो यहाँ मुस्लिम लीग क्या कर रही है, पहला पॉइंट देखेंगे क्या है, द टू विंग्स ऑफ द कांग्रेस वर रीयूनाइटेड। तो जो दो अलग अलग विंग थे, कौन कौन, मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये दोनों रीयूनाइट हो रहे हैं, है ना, वापस एक हो रहे हैं। क्योंकि अब इनको समझने लगा था, इनको समझ में आ रहा था कि अब क्या होना है, ये ब्रिटिशर सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं। इसमें एक बात बहुत अच्छे से समझेंगे कि क्यों ऐसा क्या हो गया कि मुस्लिम जो हैं वो तुरंत इंडियन को सपोर्ट करने के लिए आ गए। तो इसी बीच में बच्चों 1914 में ये कांग्रेस सेशन हुआ है 1916 में, और 1914 में हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है वो शुरू हो चुका था। फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हो रहा था वो हम लोग जानते ही हैं कि अलाइड पावर और सेंट्रल पावर्स के बीच में हुआ था। तो जिसमें कि ब्रिटेन के अगेंस्ट कौन था, ऑटोमन टर्की जो है वो ब्रिटेन के अगेंस्ट युद्ध कर रहे थे। और ये ऑटोमन टर्की में जो हाईएस्ट पोजीशन पे थे, जो कैलिफ थे, उनको ऑल ओवर वर्ल्ड जो है जितने मुस्लिम्स थे वो बहुत रेस्पेक्ट के नजरिए से देखते थे। अब क्या हो रहा है कि ऑटोमन टर्की जो है वो ब्रिटेन के अगेंस्ट है। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि मुस्लिम भी लॉजिकली क्या हो गए कि ब्रिटेन के अगेंस्ट हो गए। और वो कहां पे आ गए, अब उनको लगने लगा कि नहीं, दुश्मन का दुश्मन कौन है, दोस्त, तो ब्रिटेन हमारा दुश्मन है और इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी दुश्मन है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों एक होने का अब ये लोग सोच चुके थे। और इसीलिए लखनऊ सेशन जो कि 1916 में हुआ था, लखनऊ में हुआ था, वहां पे ये दोनों विंग जो है वो रीयूनाइट हो जाते हैं, ठीक है। देन डोमिनियन स्टेटस, इन लोग एक साथ मिलकर क्या करते हैं कि डोमिनियन स्टेटस का डिमांड करते हैं कि हमारा अपना राज होगा, यहाँ पे हम खुद यहाँ पे राज करेंगे। इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाना था, जो कि पहले हमारा रिप्रेजेंटेशन था वो सिर्फ 60 का था, है ना, टोटल मेंबर्स जो थे वो 60 के थे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में। अब ये कहते हैं इनका डिमांड दोनों का ही, मतलब ये मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस दोनों ही मिलकर डिमांड रखते हैं कि इसको बढ़ा के कितना किया जाए, 150 किया जाए। जिस 150 में 75 इंडियंस होंगे और उस 75 में मिनिमम 25 जो है मतलब 1/3 वो मुस्लिम होगा, ठीक है। तो मुस्लिमों को भी उनका अधिकार मिलने लगा। हिंदूज भी इस बात पे दोनों ही एग्री कर गए। इंडियन नेशनल के जो हिंदू लीडर्स थे वो भी इस बात पर सहमत थे और जो मुस्लिम लीडर्स थे वो भी इस बात पे सहमत थे। और सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो दिया जाने लगा 1/3 हिस्से पर,
है ना, जहां जहां चुनाव होंगे वहां 1/3 हिस्से पर सेपरेट इलेक्टोरेट पर भी दोनों की सहमति बनी। तो ये सारे चीज को हम लोग देख रहे हैं 1916 तक हम लोग पहुंच चुके हैं, ठीक है। और ये कहां से शुरू हुआ था, 1857 से आगे बढ़े हम लोग, 1885 से लेकर जितनी बड़ी घटनाएं घटी 1916 तक हम लोग पहुंच चुके। अब यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वार को भी हम लोगों ने कवर किया कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में क्या हुआ था जिसकी वजह से मुस्लिम और हिंदू एक हुए फिर से। और अब आ जाते हैं इसके बाद की घटना, रोलट एक्ट 1919, जो कि हमारा स्टैंडर्ड 10 सीबीएसई में जहां से स्टार्ट हो रहा है। तो यहां से इस चीज को हम लोग कवर करेंगे अपने अगले वीडियो में, ठीक है। यहां तक का जो कनेक्शन है, उम्मीद करते हैं बच्चों आप इसको कनेक्ट कर पाएंगे कि 1885 से किस तरह से ये जो सफर था 1916 तक का, ये किस तरह से कनेक्ट हुआ, कैसे लोग जो हैं वो धीरे 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 एक होते गए, कैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लीडर्स थे, है ना, वो बावजूद उनके प्लान के ये सब बाकी इंडियंस को एक कर रहे थे, ठीक है। नेशनलिज्म की फीलिंग जो है वो एक्सट्रीमिस्ट लीडर किस प्रकार से अराउज कर रहे थे, लोगों में जागरूक कर रहे थे, और बहुत सारा रिफॉर्म होते होते अब ब्रिटिशर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े कमजोर पड़ रहे थे, क्योंकि नए नए तरीके जो हैं वो निकाल लिए गए थे उनका विरोध करने का, स्वदेशी एंड बॉयकॉट जो कि बहुत पॉपुलर हुआ था। और फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे रोलट एक्ट 1919 कि जब इतने सारे चीज जो है, इतने सारे बदलाव हो रहे थे, तो ब्रिटिशर्स ने इन सब से परेशान होकर किस तरह से एक नया एक्ट निकाला था, रोलट एक्ट, और जो कि फिर से सभी भारतीयों को एक करने में मददगार साबित हुआ। क्योंकि अगर हम एक हुए होते तो 1857 में ही हम लोग क्या कर गए होते कि ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगा लेते। लेकिन क्योंकि हम लोग एक नहीं थे, नेशनलिज्म तब तक नहीं हुआ था, नेशनलिज्म का फीलिंग जो है वो तब तक अराउज नहीं हुआ था, जिसकी वजह से हम उस वक्त हार गए। लेकिन इस बार जो है ये रिवॉल्ट, ये जो मूवमेंट है, बड़े बड़े मास मूवमेंट अब लॉन्च किए जाएंगे, हम लोग देखेंगे उसको। और फिर हम लोग देखेंगे कि कैसे 1947 तक ये पूरा नेशनलिज्म जो है वो सभी भारतीय ये चाहते थे कि सिर्फ और सिर्फ एक गवर्नमेंट, ये कॉलोनियल गवर्नमेंट जो है इसको यहाँ से उखाड़ कर बाहर फेंकना है और अपना गवर्नमेंट यहाँ पे लाना है एक संविधान के तहत। इस चीज को हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में, ओके। तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, ओके, और पसंद आए तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।